आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशिका अरोरा। शी हैज़ वास्ट एक्सपीरियंस इन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। करीब 5,000 अभी तक सर्जरीज के ऊपर किए हैं। जैसे कैंसर कहते हैं हम, तो सब लोग डर जाते हैं। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कैंसर्स अगर हम जल्दी पकड़ लें उनको तो ट्रीटेबल है। अर्ली डिटेक्शन एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कैंसर एक दिन में शुरू नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है कैंसर को शुरू होने में। और हम विस्तार से कहें तो कैंसर की 5 स्टेजेस होती हैं, 0 स्टेज, 1, 2, 3 एंड 4। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे कैंसर बनता है, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनसे कैंसर बन सकता है। धूप में बहुत ज़्यादा रहना, उससे स्किन कैंसर हो सकता है। डायग्नोसिस करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? डायग्नोस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्नोसिस कैसे बनता है? एक बार आप अच्छे डॉक्टर को जाके दिखाइए, चेकअप कराइए। आजकल के रिसर्च में ये भी आया है कि शुगर कॉजेज अ लॉट ऑफ इश्यूज, तो उस पे और कैंसर पे कोई लिंक्स हैं? हाई शुगर लेने से इन्फ्लेमेशन बॉडी में पैदा होता है, और बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगा तो कैंसर बनने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए शुगर जो है कैंसर से रिलेटेड माना जाता है। जिनका कैंसर है उनके फैमिली को भी बहुत सारा मतलब एक झटका लगता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? वेलकम टू चंदन पेशेंट फर्स्ट पॉडकास्ट सीरीज। इस पॉडकास्ट सीरीज में हम ये करना चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी 40 प्लस स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट हैं उनसे हम बातचीत करना चाह रहे हैं, जिसमें जो भी डाउट्स हैं हर एक स्पेशलिटी के वो क्लियर करना चाह रहे हैं। जो भी ट्रीटमेंट प्लान्स हैं, कैसे ट्रीटमेंट होती है, कैसे जांच होती है कोई भी डिजीज़ का, उसका हम बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं उस पे। और पेशेंट का जो जर्नी होता है हमारे हॉस्पिटल में, जैसे हर एक चीज़ का जो भी डिजीज़ आपके पास है, तो हर स्पेशलिस्ट के पास हम एक पेशेंट जर्नी हम मैप कर सकते हैं, वो करेंगे इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। आज पहला पॉडकास्ट है, कैंसर पे है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है आज की डेट में। मेडिकल फील्ड में शायद ही कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ हो जो कैंसर के ऊपर हो। तो आज हम कैंसर के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। कैंसर 9 लोगों में से एक लोगों को अफेक्ट करता है, और आज की डेट में कैंसर क्योरेबल है। काफ़ी सारी चीज़ इसमें हम समझ सकते हैं आज के पॉडकास्ट में कि क्या क्योर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या डिफ़िकल्टीज़ होते हैं पेशेंट के लिए, जाँचें क्या होती हैं, क्या मिथ्स होती हैं जो हम आज की डेट में हम क्लियर करेंगे उसमें। तो आगे बढ़ते हैं आज के पहले पॉडकास्ट सीरीज़ में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशिका अरोरा, जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं चंदन हॉस्पिटल में। शी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द सर्जिकल ऑन्कोलॉजी टीम, एंड शी हैज़ वास्ट एक्सपीरियंस इन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। करीब 5,000 अभी तक सर्जरीज के ऊपर किए हैं, एंड इस फील्ड में 20 साल से ऊपर हैं, तो आई थिंक वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम हर। तो आज उनके साथ हम बात करेंगे। तो मैम, आप ये बता सकते हैं कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और अब तक आपने क्या क्या किया है? सो थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल टू मुझे आपने पॉडकास्ट पे बुलाया, और कुछ हम ऐसी बातें करेंगे जो कैंसर ट्रीटमेंट से संबंधित भी होंगी, तो मरीजों को ज़रूर बहुत फ़ायदा होगा। अगर मेरी जर्नी के बारे में बात करें तो अचानक से मैंने डॉक्टर बनने का या कैंसर ट्रीट स्पेशलिस्ट बनने का तो निर्णय लिया नहीं था। यंग लाइफ में भी बहुत छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें हुई जिसने मुझे अट्रैक्ट किया एमबीबीएस लेने के लिए या डॉक्टर बनने के लिए। एज़ अ चाइल्ड हम डॉक्टर विज़िट पे खूब गए हैं, सो आई यूज्ड टू गेट अट्रैक्टेड बाय द प्रोफ़ेशन, कि डॉक्टर का प्रोफ़ेशन कितना अच्छा प्रोफ़ेशन है, और स्पेशली एक लेडी के लिए प्रोबेबली सोसाइटी में एक इमेज बहुत अच्छी रहती है लेडी डॉक्टर की। तो वहाँ से मेरे मन में आया कि डॉक्टर बनना चाहिए। फिर दूसरी ये चीज़ हुई कि मेरे पेरेंट्स जो हैं, वो बहुत पुश करते थे कि आपको प्रोफ़ेशनल एजुकेशन ज़रूर लेनी है। स्पेशली एज़ अ लेडी यू नीड टू बी फाइनेंशियली स्टेबल इन योर लाइफ़। तो वहाँ से एक पुश मिला कि प्रोफ़ेशनल एजुकेशन लीजिए, बहुत सपोर्ट मिला। तो फाइनली हमने चूज़ किया कि एमबीबीएस लें। मैंने सर 2000 में अपना एमबीबीएस जॉइन किया था, और वो भी तमिलनाडु में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर। आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि मैं वहाँ की एलुमनाई हूँ। वहाँ पे बहुत एथिकल केयर, ह्यूमेन केयर और ये सब मैंने एमबीबीएस में सीखा।
बहुत सारे मेरे रोल मॉडल थे, जो मेरे सीनियर्स भी थे, मेरे कुलीग्स भी थे, प्रोफेसर्स भी थे, बट कई बार पेशेंट्स मेरे रोल मॉडल बने हैं। ऐसे कभी कई सारे इंस्टेंसेस वहाँ पे हुए कि मैंने देखा कैंसर पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स किस तरह से मेरे लिए इंस्पिरेशन बने हैं। कई बार ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, 5 साल हो गए इलाज को, और वो किस तरीके से खुश होके अपना फ़ॉलो-अप में आ रहे हैं। सम पेशेंट्स ऑन कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी कितना खुश होके वो करा रहे हैं। सो वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन बनी कि एक ये जो फ़ील्ड है कैंसर स्पेशलिटी स्पेशली जो है, उसमें साइंस भी है और ह्यूमन इमोशन भी है। तो इसलिए मैंने जो है कैंसर सर्जरी चूज़ किया। अब मुझे सर्जरी में 20 साल हो गए हैं, कैंसर सर्जरी में 10 साल से ऊपर हो गए हैं, एंड आई एम रियली एन्जॉयिंग दिस फील्ड। लोग कहते हैं कि सर्जिकल फील्ड में विमेन के लिए बहुत कम रोल हुआ है आज तक, तो आपको कैसे लगता है कि वो जो एक ग्लास सीलिंग कहते हैं उसको तोड़ना? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इवन दैट वाज़ वन ऑफ द इंस्पिरेशन फॉर मी, क्योंकि कई बार अपने परिवार में ही या सोशल सर्कल में मैंने ऑब्ज़र्व किया था कि लेडीज़ जो हैं उनको पता है सर्जिकल प्रॉब्लम है तो जेंट्स को जाके दिखाना पड़ेगा, तो वो उसको डिले करती हैं। उनको जैसे ब्रेस्ट लम्प है या पेट में कोई तकलीफ़ है, ऐसी तकलीफ़ों में वो ज़्यादातर प्रेफ़र करती हैं कि लेडी डॉक्टर को दिखाएँ। तो कई बार हम देखते थे कि हमारे पास, जैसे आई एम एज़ अ सर्जन, बट जेंट्स डॉक्टर के पास वो जल्दी नहीं दिखाती, तो लेट आती हैं। तो ये मेरा एक्चुअली ऑब्जर्वेशन था एमबीबीएस के दौरान। तो इसलिए मुझे लगा फीमेल सर्जन की बहुत रिक्वायरमेंट है इस समय। बट राइट नाउ ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, 2006 में मैंने शुरू किया था अपना सर्जिकल करियर। आज की डेट में हम देखते हैं जो पीजी एंट्रेंस में बच्चे आते हैं उसमें 50% गर्ल्स होती हैं जनरल सर्जरी में। सो फ्यूचर इज गोइंग टू बी इवन बेटर। ओके, सो हाउ डू यू फील कि जो ट्रस्ट फैक्टर रहता है कि पेशेंट आपको, क्योंकि जब आपने शुरू किया था आपका जो करियर शुरू किया था, तब वो ट्रस्ट फैक्टर क्या बनाने में टाइम लगा, क्योंकि यू आर अ लेडी सर्जन, क्योंकि आपको सर्जरी करना था फाइनली, बिल्कुल। तो सर्जरी करने के लिए आपके पेशेंट्स का ट्रस्ट फैक्टर जीतने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा आपको? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जब मैंने अपना करियर शुरू किया 2006 में एज़ अ सर्जन, थिंग्स वर प्रीटी डिफरेंट, बहुत अलग था माहौल। फीमेल सर्जन के लिए थोड़ा-सा रेयरिटी थी, लोगों ने देखे नहीं थे कि महिला सर्जन भी होते हैं। जैसे कि अगर हम बोलें ऑपोज़िट ले लें, डिलीवरी के समय अगर जेंट्स गायनी गायनी डॉक्टर हों तो थोड़ा अजीब लगेगा लेडी को। इसी प्रकार से नॉट जस्ट पेशेंट्स, एनेस्थेटिस्ट, कुलीग्स, हमारे डॉक्टर कुलीग्स को भी कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि फीमेल जो है कितना अच्छा ऑपरेट कर डील कैसे करेंगी, क्योंकि सर्जरी इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफिकल्ट फील्ड। हाथ से काम करना है और अच्छा काम करना है। इन द बिगिनिंग येस, लेकिन जैसे लोगों ने मेरी प्रैक्टिस देखी, मेरा काम करने का तरीका देखा, पेशेंट आउटकम देखा, तो पेशेंट ही पेशेंट को लाने लग गए। एंड ओवर द इयर्स आई हैव फाउंड इट एन एडवांटेज। बीइंग फीमेल सर्जन हमेशा मेरी एडवांटेज रही है, डिसएडवांटेज कभी नहीं हुई है। तो इन अ वे इट इज यू बीन अ पायनियर, एंड इट्स ग्रेट दैट हमारे हॉस्पिटल में आप अब यस। जुड़े हुए हैं, एंड इट इज great to see surgeons who are leading other surgeons, and especially women surgeons leading other women surgeons. We'll come to our topic today. कैंसर जो चीज़ है, इट इज़, जैसे कैंसर कहते हैं हम तो सब लोग डर जाते हैं कि कैंसर मौत है। तो इस परसेप्शन में एक्चुअली आई थिंक ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कैंसर्स, अगर हम जल्दी पकड़ लें उनको, तो ट्रीटेबल है। तो इसमें आप भी काफी काम किए हैं, तो ये स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन में आपका क्या राय है कि कैसे करना है और क्या है इसका फ्यूचर? बिल्कुल सही कहा आपने। अर्ली डिटेक्शन एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कैंसर एक दिन में शुरू नहीं होता है, थोड़ा जी। टाइम लगता है कैंसर को शुरू होने में। और हम विस्तार से कहें तो कैंसर की 5 स्टेजेस होते हैं, 0 स्टेज, 1, 2, 3 एंड 4। आप सबको पता है कि 3 और 4 स्टेज थोड़ी-सी एडवांस्ड होती है, उसमें ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम स्टेज 0, 1 या 2 मतलब जल्दी कैंसर को पकड़ लें, तो उसका पूरा ट्रीटमेंट मुमकिन है। अब ये कैसे हम करेंगे? ये करेंगे हम अर्ली डिटेक्शन से। अर्ली डिटेक्शन करते हैं कैंसर स्क्रीनिंग से और अवेयरनेस से। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि अर्ली डिटेक्शन के लिए हमें स्क्रीनिंग करनी है। स्क्रीनिंग में जैसे-जैसे एज हमारी बढ़ती है, 30 प्लस, 40 प्लस हो जाती है, तो स्पेसिफिक कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो हमें करने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल महिलाओं में
पैप स्मीयर करना चाहिए जो गायनेकोलॉजिस्ट करती हैं, एक मैमोग्राफी अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करा लेना चाहिए, और जेंट्स में जैसे एज बढ़ती है उनको चेस्ट एक्सरे और प्रोस्टेट का एक चेकअप करा लेना चाहिए। ये बहुत साधारण जांचें हैं जिनसे हम कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं। ये हो गया अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन से हमारा जो है इलाज पूरा हो सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रिवेंशन। अब प्रिवेंशन मतलब कैंसर होने ही नहीं देना। कैंसर ना होने देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं हम जो कर सकते हैं। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल चेंजेस। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे कैंसर बनता है, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनसे कैंसर बन सकता है। धूप में बहुत ज़्यादा रहना, उससे स्किन कैंसर हो सकता है। इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। इवन मुँह में खाने वाला जो टोबैको होता है, उससे भी मुँह का कैंसर बन सकता है, तो उससे भी हमें बचना चाहिए। दूसरा मैं कहूँगी लाइफ़स्टाइल चेंजेस है डाइट एंड एक्सरसाइज़। डाइट हमारी हेल्दी डाइट होनी चाहिए, उसमें फैट की क्वांटिटी थोड़ी कम होनी चाहिए, प्रोटीन एंड फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, एंड एक्सरसाइज़ वी शुड डू। अगर हम ये 2 चीज़ करें डाइट एंड एक्सरसाइज़, तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होता है, तो हमें कैंसर से प्रिवेंशन मिलता है। तो प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। आजकल के रिसर्च में ये भी आया है कि शुगर कॉजेज अ लॉट ऑफ इश्यूज, तो उस पे और कैंसर पे कोई लिंक्स हैं जो आप कह सकते यस, हैं? यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जो शुगर है बेसिकली बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। हाई शुगर लेने से इन्फ्लेमेशन बॉडी में पैदा होता है, और बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होगा तो कैंसर बनने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए शुगर जो है कैंसर से रिलेटेड माना जाता है। तो हम शुगर लेना है लेकिन सीमित मात्रा में ही लेना है। जो कैंसर होता है उसके कई सारे स्टेजेस होते हैं, मतलब जी, हम पहले हमें उसको डायग्नोस करना है। लोग सीधे ट्रीटमेंट की तरफ सोचते हैं कि कैंसर का क्या ट्रीटमेंट है। कैंसर का ट्रीटमेंट एक्चुअली शुरू होता है डायग्नोस्टिक्स पे। तो जी। जब वो डायग्नोस होता है तो वो ही एक लंबा प्रोसेस है, शायद इतना आसान नहीं है कि एक टेस्ट कर लिया और कैंसर पकड़ लिया। जी। तो वो जो प्रोसेस होता है कि डायग्नोसिस करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ये आप बता सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, तो इसको हम एक जर्नी भी कह सकते हैं। आज एक लेडी को ब्रेस्ट लंप फॉर एग्जांपल फील हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल उस ब्रेस्ट लंप को वो पेशेंट निकलवा देगा। इसका मतलब ये है अब उसको सही ट्रीटमेंट करना है। शी हैज़ टू गो थ्रू अ जर्नी टू रीच हर गोल। जभी भी हमें कहीं पहुँचना होता है, हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ड्राइव करते हैं, बहुत सारे रेड उस पे रुकना भी पड़ता है लाइट पे, और फिर धीरे-धीरे जाते हुए अपनी डेस्टिनी पे पहुँचते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी को कोई लंप या गांठ फील हो जाए, उसको अगले दिन जाके निकलवाना नहीं है, उसका पहले टेस्ट कराना है। तो डायग्नोस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्नोसिस कैसे बनता है? एक बार आप अच्छे डॉक्टर को जाके दिखाइए, चेकअप कराइए। नंबर 2 फिर उसकी जांचें करनी है हमने, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट लंप के लिए हम मैमोग्राफी अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, पेट में कोई गांठ है उसके लिए सीटी कर सकते हैं, फेफड़े में कुछ है उसके लिए भी सीटी कर सकते हैं, और भी कई प्रकार की जांचें होती हैं जैसे एमआरआई या पेट सीटी। जब ये जांचें हो जाएं, उसके बाद में उसमें से एक नीडल डाल के बायोप्सी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बायोप्सी भी कई प्रकार से की जा सकती है, वो हम बाद में आ सकते हैं उसके बारे में, लेकिन एक नीडल डाल के उसका टेस्ट लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे ये पता चलता है कि ये बीमारी कैंसर है या नहीं है। अगर वो कैंसर की बीमारी है तो किस प्रकार के कैंसर की बीमारी है। ये 2-3 टेस्ट करने से हमें ये पता चलता है कौन-सा इलाज पेशेंट के लिए एक्चुअली में सही रहेगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग आउट द लंप, वी हैव टू डू द कंप्लीट ट्रीटमेंट। तो इसलिए डायग्नोस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा टाइम और समय और मनी उसमें इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि एक ही बार में सही इलाज हो पाए। अभी जब पेशेंट डायग्नोस होते हैं कैंसर के साथ, उसके बाद जी। में हम वो वहीं पे रुकता नहीं है और एक डॉक्टर का काम नहीं होता है। उसके बाद में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो हुँ, हुँ। जैसे कीमोथेरेपी होता है, रेडियोथेरेपी होता है, सर्जरी होता है। हुँ। तो ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन-सा बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है एक पेशेंट के लिए? राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। जैसे आपने बोला, कैंसर का ट्रीटमेंट एक चीज़ तक सीमित नहीं है। हालाँकि ये किस टाइप का कैंसर है और किस स्टेज में है, उस पर निर्भर करता है कि उसमें क्या एग्ज़ैक्ट ट्रीटमेंट दिया जाए। तो ये सब हर पेशेंट का अलग डिसाइड होता है। एक एक कॉमन टेम्पलेट नहीं है जिसके ज़रिए हम जाते हैं। तो हम जो है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को फ़ॉलो करते हैं। अब ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ये है कि पेशेंट की सारी डिटेल्स को देखते हुए उसके लिए क्या बेस्ट होगा।
तो ये एक इंडिविजुअल डॉक्टर डिसाइड नहीं करता है। आइडियली एक ट्यूमर बोर्ड होना चाहिए जिसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी केयर कहते हैं। इसमें सर्जरी के डॉक्टर और जो है कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, पैलिएटिव केयर, मिनिमम ये सारे, एंड इवन वन नर्सिंग एक्सपर्ट, ये सब बैठते हैं। उस पेशेंट का पूरा हिस्ट्री, उसकी सारी इन्वेस्टिगेशंस, सारे टेस्ट, और पेशेंट को साथ में बैठा के पूरा डिस्कस किया जाता है। ईच पेशेंट वी स्पेंड अराउंड 15 to 20 मिनट्स मिनिमम इन द ट्यूमर बोर्ड। फिर उस पेशेंट का फाइनल निर्णय लिया जाता है कि इसका सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट और कितना ट्रीटमेंट कहाँ पे कैसे होगा और कब इसको दोबारा ट्यूमर बोर्ड में प्रेजेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से हम हर पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड कर लेते हैं। सो नाउ आई थिंक वी शुड कॉल इट अ ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी। जो ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है वो पूरी टीम मिलके डिसाइड करती है। अब इससे फायदा क्या है? इससे ये फायदा है कि पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट का ऑप्शन मिलता है। ये नहीं कि वो सर्जन के पास गए तो पहले सर्जरी हो गई, कीमो का बेनिफिट नहीं मिला, या वो पहले कीमोथेरेपी के डॉक्टर के पास गए तो कीमोथेरेपी हो गई, सर्जरी का बेनिफिट नहीं मिला। सो वी हैव टू वर्क एज अ टीम। ये एक डॉक्टर के बस की नहीं है, पूरी टीम को उसको आगे देखना पड़ता है। लेकिन इसमें जब डायग्नोसिस के लिए काफ़ी टाइम लगता है, जी। ट्यूमर बोर्ड के लिए टाइम लगता है, तो पेशेंट का कहीं मतलब ऐसा नहीं लगे कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या मेरा जी। कैंसर और इतना बढ़ रहा है। तो इसमें आप कैसे पेशेंट को आप समझाते हैं कि ये बिल्कुल। एक्चुअली ये सही तरीका है? बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारे पास पेशेंट तब पहुंचता है जब उसके मन में कोई ना कोई डाउट डालता है, आपको कैंसर हो सकता है, आप वहाँ जाइए, कैंसर सेंटर जाइए। पेशेंट जब हमारे पास आता है वो काफ़ी पैनिक में होता है, रिलेटिव्स काफ़ी पैनिक में होते हैं कि डॉक्टर साहब आप इसको कल ही अभी ट्रीटमेंट शुरू करिए। सो वी स्पेंड आवर टाइम एक्सप्लेनिंग टू द पेशेंट कि क्यों हमें ये टेस्ट करने हैं, इनसे हमें क्या हासिल होगा, अगर रिपोर्ट ये आई तो इस टाइप की ट्रीटमेंट्स चलेंगे, ये रिपोर्ट आई तो इस टाइप के ट्रीटमेंट्स चलेंगे। और हम उनको प्रॉपर्ली बैठ के काउंसल करते हैं कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपके टेस्टिंग में लगेंगे, लेकिन उसके बाद जो हमें पता चलेगा हम आपके कैंसर को बेहतर तरीके से जान पाएंगे, क्योंकि एक ही बार इलाज करना है, वी गॉट ओनली वन चांस, वी डोंट हैव अ सेकंड चांस इन कैंसर ट्रीटमेंट। तो जो है हम पहला इलाज परफेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए आपको ये टेस्ट करने हैं और इसलिए आपको ये समय भी स्पेंड करना है। समय और टेस्ट के अलावा एक और चीज है कॉस्ट। जी। तो कॉस्ट के बारे में भी आप चाहें तो वही इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप मेरा डिस्कस कर नेक्स्ट वही सकते हैं। था कि जब इतना क्योंकि डायग्नोसिस में इतना टाइम लगता है तो काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। हम्म। आगे जब ट्यूमर बोर्ड के बाद डिसाइड होता है कि आपको इतना कीमोथेरेपी लेना जी। है या रेडियोथेरेपी लेना है या सर्जरी करना है या टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी लेना है, तो ये यूजुअली होता है कि इसका कॉस्ट क्या है और इसका कॉस्ट बेयर कौन कर सकते हैं। राइट। तो वो एक ट्रीटमेंट के अलावा ये भी एक बिल्कुल। उनके पास एक परेशानी हो जाती है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं या कर सकता हूँ, या कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो इसको कैसे हम हैंडल बिल्कुल करते हैं? बिल्कुल। सर आप तो खुद ही डॉक्टर है, आपने सुना होगा टॉक्सिसिटी, हाँ, ट्रीटमेंट फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी, फाइनेंशियल ट्रीटमेंट टॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी, तो सुना है, ट्रीटमेंट बट देयर इज सम फाइनेंशियल या टॉक्सिसिटी हमें हम आल्सो। बर्डन ऑफ केयर भी कहते यस, हैं। बर्डन ऑफ केयर। सो फाइनेंशियल बर्डन जो हमारे पेशेंट्स पे आता है, आई विल पुट इट इन 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज डायग्नोस्टिक, कि आपने जांचें कराई डायग्नोसिस बनाने के लिए, स्टेजिंग के लिए, किस टाइप का कैंसर है वो जानने के लिए, या फिर सर्जरी तक जाना है तो एको भी होना है कि हार्ट ठीक है या नहीं, तो उन सबको मैं डायग्नोस्टिक्स में ले आती हूँ। दूसरा आपका फाइनेंशियल बर्डन आता है ट्रीटमेंट के लिए, मेन ट्रीटमेंट लाइक सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन एट्सेट्रा। थर्ड आता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, आने जाने का खर्चा, लॉस ऑफ पे, सैलरी, जब लॉस आप ऑफ है ना, और खाना, इधर बाहर खाना, दीज आर ऑल इनडायरेक्ट। अब इसमें जो इंश्योरेंस कंपनीज है, आयुष्मान है, सब कैशलेस जो भी है, वो सिर्फ हमारा सेकंड वाला कैटेगरी को केटर करता है, मेन ट्रीटमेंट को। डायग्नोस्टिक्स और इनडायरेक्ट कॉस्ट पेशेंट को इवेंचुअली बेयर करना ही पड़ता है। बट जैसे अभी हमने डिस्कस किया, डायग्नोस्टिक्स की कॉस्ट हम बेयर कर रहे हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट, फॉर द डॉक्टर ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि क्या एग्जैक्टली बीमारी है और कैसे ट्रीटमेंट करना है। अब जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, लॉस ऑफ पे, उसकी सैलरी जा रही है उस समय की, आने जाने का खर्चा है, फूड का खर्चा है, वो कोई कैलकुलेट नहीं करता है, बट पेशेंट एंड अप बेयरिंग दैट ऑल्सो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, जो सेकंड कैटेगरी है उसके लिए हमें मेडिकल इंश्योरेंस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ट्रीटमेंट इज़ प्रिटी एक्सपेंसिव। जी। जो मशीनें हम यूज़ करते हैं आजकल,
फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जो हम सर्जरी करते हैं, आजकल टेक्निक इतनी एडवांस्ड है कि हम स्कारलेस ब्रेस्ट सर्जरी करते हैं और हमें पूरा ब्रेस्ट निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, ब्रेस्ट कंजर्व करते हुए बहुत अच्छी सर्जरी करते हैं, फिर रेडिएशन देते हैं। तो जब हमें ये सब मशीनें यूज़ करनी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो ट्रीटमेंट भी थोड़ा-सा एक्सपेंसिव हो जाता है, बट वी हैव टू बेयर द कॉस्ट फॉर तो दैट। ये एक ऐसा हो सकता है कि अगर हम अच्छा डायग्नोसिस करें और अच्छा ट्रीटमेंट प्लान बनाएं तो वो एक्चुअली ट्रीटमेंट का जो टाइम होता है वो कम हो जाता है। जी, बिल्कुल। तो इसमें पेशेंट का कॉस्ट भी कम हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़ते हुए कि अब बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं। पेशेंट के माइंड में एक शंका होती है जब एक कैंसर सुनते हैं और एक बायोप्सी सुनते हैं। जब बायोप्सी टर्म सुनते हैं तो वो एकदम घबरा जाते हैं। जी, बिल्कुल। तो इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करिए और ये बताना ज़रूरी है कि बायोप्सी एक डायग्नोस्टिक टूल है बिल्कुल, और इतना इम्पॉर्टेंट है कि ट्रीटमेंट प्लान जो है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा बायोप्सी पे डिपेंडेंट है। जी। सो आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा है, एक्चुअली बहुत रेलेवेंट पॉइंट है। हमारे पेशेंट बायोप्सी नहीं कराना चाहते हैं, बायोप्सी बिल्कुल नहीं कराना चाहते हैं। हम उनको बोलते हैं आपकी बायोप्सी की जाएगी, तो वो कहते हैं ये तो हम बिल्कुल नहीं कराएँगे, स्पेशली द रिलेटिव्स, क्योंकि किसी रिलेटिव के दूसरे रिलेटिव, ये दूसरे डिस्टेंट जानकार ने बताया है कि आप ट्यूमर को छेड़ देंगे तो वो फैल जाएगा। सबसे पहली बात, कैंसर ऐसा ट्यूमर है जो अपने आप ही फैलता है। उसको आप छेड़ें या ना छेड़ें, वो अपने आप फैलेगा। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ट्रीटमेंट नहीं कराएँगे, तो वो फैलता ही रहेगा। तो कैंसर ऐसी बीमारी है जो छेड़ने से नहीं फैलता है। नंबर 2, जो ये बायोप्सी हम करते हैं, इट्स अ मेडिकल प्रोसीजर, इट्स अ डायग्नोस्टिक मेडिकल प्रोसीजर। कोई ऐसा मेडिकल प्रोसीजर नहीं है जो कैंसर को फैला दे। इसमें सर हम बहुत छोटा-सा पीस 2 मिलीमीटर अप्रॉक्सिमेटली हम ट्यूमर में से निकाल के जाँच के लिए भेजते हैं। बायोप्सी लेने के मुख्य कई सारे तरीके हैं, जो मुख्य तरीके हैं वो हम बताते हैं। एक है नीडल से बायोप्सी लेना। वो जो नीडल है वो ट्यूमर के अंदर जाती है और 2 मिलीमीटर का पीस निकाल के बाहर ले आती है। उसमें ना चीरा लगता है, ना भर्ती होना पड़ता है, ओपीडी प्रोसीजर होता है, हमें 15 मिनट्स उसमें लगते हैं। दूसरा तरीका है उसमें पंच बायोप्सी, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सुन करके हम जो है पंच ले लेते हैं। वो भी 15 मिनट्स का प्रोसीजर है, एडमिट नहीं होना पड़ता है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, जाके अपना नॉर्मल डाइट एंड एक्टिविटी कर सकते हैं। बाकी जो तरीके हैं जिसमें चीरा देना पड़ता है, उसको हम 100% अवॉइड करना चाहते हैं, स्पेशली इन कैंसर। हम चाहते हैं नीडल डाल के पंच बायोप्सी से हम बायोप्सी ले लें। इन प्रोसीजर्स से कैंसर नहीं फैलता है। तो वो जो मिथ है, एक मन में लोगों के डर है, उससे क्या होता है, वो बायोप्सी नहीं कराते हैं, बायोप्सी नहीं होगी तो ट्रीटमेंट कैसे शुरू होगा? आपको मैं यहाँ तक बताऊँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि जो ये हमारा नेशनल कवरेज प्रोग्राम है कैंसर का, जिसमें आयुष्मान जो योजना है, उसमें कैंसर ट्रीटमेंट इज़ कैशलेस फॉर द कार्ड होल्डर। आयुष्मान जो गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें कैंसर ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटी है, वो तब स्टार्ट होती है जब बायोप्सी की रिपोर्ट हो। अगर बायोप्सी की रिपोर्ट आप नहीं है, तो आप कैंसर ट्रीटमेंट दे ही नहीं सकते हैं आयुष्मान योजना में। इतनी इम्पोर्टेंस रखी गई है बायोप्सी की आयुष्मान योजना में। तो इससे आप ये समझिए कि बायोप्सी कितना इम्पोर्टेंट है। बायोप्सी नहीं हम करेंगे, कैंसर डायग्नोज नहीं होगा, लंबे समय तक बीमारी चलती रहेगी, तो वो एडवांस स्टेज में पेशेंट हमारे पास आता है। एक बार एडवांस स्टेज हो गई, तो उसका जो चांस था क्योर का, वो मिस हो जाता है। तो लेकिन एक और चीज़ है, जो बायोप्सी आपने बात की है ये बिफोर द सर्जरी होती है, राइट। एक बायोप्सी होती है आफ्टर द सर्जरी भी होती है। तो उसमें एक थोड़े टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे फ्रोजन सेक्शंस हैं, पूरा एक्सिजनल बायोप्सी है। तो वो बायोप्सी जो है वो सब लोग शायद करवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? ओके, इसमें हम छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेंगे। जैसे पेशेंट को पित्त की थैली में पथरी है और उसमें हमने लैप्रोस्कोपिक माध्यम से, दूरबीन के माध्यम से पित्त की थैली निकलवाई है। अब वो आजकल की एरा में बहुत माइनर सर्जिकल प्रोसीजर माना जाता है और अच्छे हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी के द्वारा किया जाता है। अब डॉक्टर उनको बताता है कि ये जो पित्त की थैली हमने निकाली है, इसको फेंकना नहीं है, इसको जाँच के लिए भेजना है। अब इंग्लिश में हम उसको बायोप्सी या हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। और फिर पेशेंट सोचता है, अरे इसमें तो 1000 रुपीज़ लग जाएँगे, इसको रहने दीजिए डॉक्टर साहब, कुछ तो नहीं है इसमें।
अब वो उसको अगर हम जांच नहीं करते हैं, उसमें जरा सा कण अगर कैंसर का था, वो हमें नहीं पता चला क्योंकि हमने बायोप्सी नहीं कराई उसकी, तो आगे अगले 1 डेढ़ साल में 2 साल में वो पेशेंट वापस आ जाता है विथ कैंसर। एडवांस्ड कैंसर लेके। सेम वे गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं और हमें यूट्रस को निकलवाना पड़ रहा है। हाँ, बहुत सारे इंडिकेशंस हैं जिसमें यूट्रस को निकलवाना पड़ता है। तो आपने यूट्रस को निकाल दिया और लेकिन उसको जांच के लिए नहीं भेजा, बायोप्सी नहीं कराई क्योंकि थोड़ा पैसा लग रहा था उसमें। इन केस उसमें कोई हिडन कैंसर था, अब उसका इलाज नहीं हुआ, तो वो भी पेट में एडवांस्ड कैंसर के रूप में आएगा। तो इसीलिए मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, बॉडी में से कोई भी छोटा-मोटा लम्प या कोई भी ऑर्गन अगर हम सर्जरी के द्वारा निकालते हैं, तो उसको प्रॉपर जाँच के लिए ज़रूर भेजिए। पूरी हिस्टोपैथोलॉजी या बायोप्सी उसकी ज़रूर कराइए। एक और चीज़ होती है कि लोग ये सोचते हैं कि जी। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में हो रहा है या कम पैसे में हो रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा हो रहा है, खर्चा ज़्यादा आ रहा है। तो इसमें मेरा राय ये है कि जैसे अगर पेट स्कैन देखा जाए या रेडियोथेरेपी देखा जाए या रोबोटिक सर्जरी देखा जाए, जो पेशेंट की जो एक मेडिसिन में होता है कि पेशेंट को कम पेन में कम टाइम हॉस्पिटल में रखते हुए ट्रीटमेंट करनी है। जी। तो ये सब जो इक्विपमेंट है और जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, ये मुझे लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा होती हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वेटिंग लिस्ट एक बिल्कुल, तरह से बहुत लंबी होती बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और जब वेटिंग लिस्ट लंबी होती है और कैंसर का पेशेंट है तो कैंसर बढ़ने के चांस होते हैं। बिल्कुल, तो ये जो कॉस्ट का जो हमेशा डिबेट उठता है, बिल्कुल। तो क्या ये इसका एक रीज़न ये है कि जो इक्विपमेंट है और जो राइट। उनका जो ट्रेनिंग है, जो डॉक्टर्स की जो टारगेटेड ट्रीटमेंट्स हैं, बिल्कुल। वो ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है। इसीलिए जैसे आयुष्मान है, हुँ, हुँ। तो आयुष्मान इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल में दिया जाता है क्योंकि कहीं न कहीं दूसरे जगह में कमी मिल रही है। तो मेरे हिसाब से इट इज़ अ बैलेंस कि राइट। भले ही वहाँ पे कम में हो, लेकिन यहाँ पे एडवांस्ड हो। तो आई बिल्कुल। थिंक वी शुड यूटिलाइज़ बोथ बिल्कुल, दोनों सिस्टम्स के बहुत अलग-अलग बेनिफिट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट सिस्टम में द डॉक्टर, द नर्सेस, द मेडिकल टीम, द मशीन इज़ ओवरबर्डन्ड बिकॉज़ पेशेंट इतने ज़्यादा हैं। लोड। पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है और उससे क्या होता है कि अ, थोड़ा-सा वेटिंग लिस्ट बन सकता है, थोड़ा-सा वेटिंग लिस्ट बन सकता है। प्राइवेट में ये है कि पेशेंट्स लिमिटेड होते हैं, तो वेटिंग लिस्ट नहीं बनता है, टाइमली मैनर में सारा काम जैसे आज हमने सीटी लिखा, तो हो सकता है आज ही हमें रिपोर्ट मिल जाए। तो वी विल बी एबल टू ट्रीट एनी इमरजेंसी, जो भी इमरजेंसी है। कुछ ऐसी इमरजेंसीज़ होती हैं कैंसर में जिसका तुरंत इलाज करना होता है। जैसे कि अगर किसी को लंग्स के टॉप में यहाँ पे कैंसर हो, तो खून की नसें होती हैं जो ब्रेन से आती हैं और ब्रेन में जाती भी हैं। तो वो अगर काफ़ी बड़ा हो जाए तो एक सिंड्रोम पैदा हो जाता है जिससे साँस नहीं ले पाते हैं और ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है। अब ये एक कैंसर में इमरजेंसी माना जाता है कि इसमें हमें रेडिएशन उसी दिन शुरू कर देनी है जिस समय पेशेंट हमारे पास आए। लेकिन अगर हमारे पास पेशेंट्स बहुत ओवरलोडेड होंगे तो शायद हम वो डायग्नोज़ नहीं कर पाएँगे क्योंकि हो सकता है हमारा सेम डे सीटी ना हो पाए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम लोग थोड़ा-सा बेटर कर पाएँगे क्योंकि हम जो है जल्दी से डायग्नोज़ करके उसका ट्रीटमेंट टाइमली मैनर में शुरू कर पाते हैं। और डेफ़िनिटली मशीन्स जो हैं अपग्रेड जल्दी हो जाती हैं प्राइवेट सेक्टर में, थोड़ा-सा गवर्नमेंट सेक्टर में टाइम लग जाता है अपग्रेड होने में। अच्छा, अब जब कोई कैंसर का डायग्नोसिस सुनता है, तो उनको ये लगता है कि अब मेरा पूरा वर्ल्ड अब ख़त्म हो गया है, अब मैं कहाँ जाऊँ? तो जी, एक फ़िज़िकल वो भी होती है कि उनको ट्यूमर है, उसको उसको डील करना है, लेकिन एक इमोशनल बिल्कुल, कंपोनेंट भी होता है और उसके साथ-साथ में जिनका कैंसर है, उनके फैमिली को भी बहुत बिल्कुल। सारा मतलब एक झटका लगता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? Actually, apart from being cancer specialist, कैंसर सर्जन एक्चुअली मैं पैलिएटिव केयर में भी ट्रेन्ड हूँ। जैसे मैंने अभी तक आपसे बात करी है कैंसर ट्रीटमेंट में सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, इसका एक बहुत अहम पार्ट है जिसको हम बोलते हैं पैलिएटिव केयर। अब पैलिएटिव केयर क्या होता है?
ये होता है सपोर्टिव केयर या सपोर्टिव थेरेपीज। इलाज तो चल रहा है, सर्जरी भी हो रही है, कीमो भी हो रहा है, लेकिन पेशेंट को कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनसे उनको रिलीफ चाहिए। अब ये सिम्टम्स मैं आपको 4 कैटेगरी में बताती हूँ सर। एक है सबसे आसान समझना फिजिकल सिम्टम्स, जैसे कि दर्द, उल्टी का महसूस होना, ये सब फिजिकल सिम्टम्स हैं। तो हम इनकी दवाई देके इनको कंट्रोल में रख के पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर सकते हैं। दूसरे प्रकार का सिम्पटम है इमोशनल, साइकोसोशल, मतलब उसके मन में डर है या उसके मन में घबराहट है या वो गुस्सा है मुझे क्यों कैंसर हुआ है, या वो उसको रोना आ रहा है, उसको डिप्रेशन है या एंग्जाइटी भी हो सकती है। तो ये सब की केयर भी हमें करनी है। तो साइकोसोशल केयर भी हमें करनी है, बीइंग पार्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। और ये ना सिर्फ पेशेंट की बट उनके रिलेटिव्स की भी साथ में हमें करनी है। अगर हम इसको करते हैं तो जो भी कैंसर की जर्नी से जा रहा होता है वो उसको स्मूथ लगती है, उसमें वो रोता हुआ नहीं जाता है उस जर्नी से। तीसरा कंपोनेंट है इसका, जैसे मैंने बताया 4 कंपोनेंट है। तीसरा कंपोनेंट है सोशल। सोशल में क्या टैबू बन के वो एक कमरे में अपने परिवार, घर में जो परिवार है कैंसर के पेशेंट को छुपा के कमरे में रखा हुआ है कि बगल वालों को पता चल जाएगा तो वो हमसे सोशल इवेंट्स में आना बंद कर देंगे। क्या बुरा मानेंगे कि ये कैंसर का पेशेंट है, इवेंट्स में ना आए। तो एक टैबू होता है, वो भी सोशल एस्पेक्ट को हमें देखना होता है। वो ये भी सोचते हैं कि अगर पता चल गया कि हमें कैंसर है तो हमारी बेटी की शादी नहीं होगी। हाँ, ये भी है, हाँ, अगर पता चल गया कि हमें कैंसर है तो हमें शादी में नहीं बुलाएंगे। बुलाया जाएगा, हुँ, तो ऑस्ट्रेसाइज़ किया जाएगा। ये सब चीज़ें भी एज़ अ डॉक्टर आपको समझना होता है। किसी लेडी का ब्रेस्ट कैंसर हुआ, पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया, क्या वो अच्छे कपड़े पहन के बाहर उसमें सोशल गैदरिंग में जा पाएगी? बॉडी इमेज चेंज हो गई है, तो वो सब भी देखना होता है। और चौथा जो कंपोनेंट है, आप थोड़ा हैरान होंगे कि डॉक्टर्स भी ये सब सोचते हैं। चौथा कंपोनेंट है स्पिरिचुअल केयर। अब स्पिरिचुअल केयर क्या होती है? कई पेशेंट हमें जैसे ही कैंसर डायग्नोज हुआ कहते हैं, डॉक्टर साहब हमने तो कभी कुछ गलत ही नहीं किया, हमें कैंसर क्यों हुआ? हम तो रोज पूजा पाठ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल। आप समझते हैं हाँ, उसको। वो सोचते हैं हमने कुछ गलत काम किया होगा तो उसकी सजा हमें कैंसर के रूप में मिल रही है। बहुत सारे पेशेंट इस चीज से गुजरते हैं, उनके रिलेटिव्स भी गुजरते हैं कि क्या पता हमने ऐसे किया होगा, हमें उसकी सजा मिल रही है। तो ये सब ऐसी चीजें हैं, आप इनका ध्यान रखेंगे एज अ डॉक्टर। हैंड होल्ड करके पेशेंट को उसकी जर्नी में चलना पड़ता है। यही मैंने अपने सीनियर्स से सीखा है और अपने पेशेंट्स से सीखा है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो पेशेंट की जर्नी काफी स्मूथ रहती है। अच्छा, कैंसर में कई सारे मिथ्स होते हैं कि जी। ये हुआ तो ये हुआ, वो हुआ तो ये हुआ। तो आपके मतलब आपके प्रैक्टिस में कैसे-कैसे मिथ्स आपको जी। दूर करने पड़े कैंसर के बारे में? जी। एक मिथ तो हमने अभी बात कर ही ली थी कि बायोप्सी से कैंसर छिड़ जाता है, फैल जाता है। तो वो टॉप में मैं बोलूँगी कि बायोप्सी से कैंसर फैलता नहीं है। दूसरा जो मिथ है सर, ये है कि कैंसर डायग्नोसिस मीन्स डेथ सेंटेंस। क्या? अगर मुझे कैंसर हुआ मीन्स मैं मरने ही वाली हूँ या मरने ही वाला है। तो ये एक्चुअली में ट्रू नहीं है। कैंसर को अगर हम 0, 1, 2 स्टेज में पकड़ लें, अर्ली स्टेज में पकड़ लें, तो कैंसर का क्योर मुमकिन है। थोड़ा एडवांस स्टेज में भी पकड़ें तो भी हम अच्छी ट्रीटमेंट करके पेशेंट को अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं, लंबा समय दे सकते हैं। 4th स्टेज में जब कैंसर होता है फैला हुआ, ऐसी स्थिति में क्या पता हम कुछ महीने, साल पेशेंट को दे सके। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें तो ट्रीटमेंट भी मुमकिन है। तो चाहे अर्ली स्टेज हो या एडवांस स्टेज हो, कैंसर को डेथ सेंटेंस तो बिल्कुल नहीं मानना है ना? सर दूसरा एक मिथ तीसरा एक मिथ मैं कहना चाहूँगी, लोगों को लगता है कैंसर छुआछूत से फैलता है। अगर कैंसर के पेशेंट के साथ बैठकर हम खाना खाते हैं तो हमें तो नहीं हो जाएगा। घर में बच्चे हैं वो साथ में खेलेंगे, उनको तो कैंसर नहीं हो जाएगा। तो ये भी एक मिथ है जो हमें बिल्कुल बर्स्ट कर देना चाहिए। कैंसर छूने से नहीं फैलता है, साथ में खाना खाने से नहीं फैलता है। कैंसर के ये इन्फेक्शन की तरह नहीं है जो इस प्रकार से फैले। तो ये कुछ कॉमन मिथ हैं जो पेशेंट्स लेके हमारे पास आते हैं। एक और मतलब एक और कंसर्न होता है पेशेंट का कि मेरा कैंसर फैल गया है, मेटास्टेसिस जो जी। कहते हैं। तो ये इसका आप क्या कहते हैं कि कब होता है ये, और किसके लिए इनको जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि ये ना हो? तो हम जिससे कि अगर कोई कैंसर है वो ना फैले, उससे पहले हमारे पास पेशेंट आए, यही हम चाहते हैं। तो कुछ साइन्स एंड सिम्पटम्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए कि अगर ये है तो हमें बहुत जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ऐसे कौन से कॉमन साइन्स एंड सिम्पटम्स हैं? कहीं पे भी कोई भी गाँठ होना जो 2 हफ्ते से ऊपर ठीक नहीं हो रही है,
कहीं पे भी मुंह में या कहीं पे भी छाला होना जो 2 हफ्ते से ऊपर ठीक नहीं हो रहा है, कहीं से भी ऐसी ब्लीडिंग आना जो नहीं होनी चाहिए, नाक से ब्लीडिंग, कान से, मल के रास्ते से या यूरिन में कहीं पे भी ऐसी ब्लीडिंग जो नहीं होनी चाहिए, अगले दिन डॉक्टर के पास दिखाना है। कोई भी कॉफ में खून आ रहा है या कॉफ आपका 2 हफ्ते से ऊपर चल रहा है, बलगम आ रहा है 2 हफ्ते से ऊपर, तो उसको जाके जरूर चेक कराना है। पेट में ऐसी अपच या ऐसा दर्द जो ठीक नहीं हो रहा है, 2 हफ्ते के ऊपर चल रहा है, तो हमें डॉक्टर को दिखा के टेस्ट कराना है। ये कुछ ऐसी जांचें, ये कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो लंबे समय तक चलें तो हो सकता है कि वो कैंसर हो, हमें डॉक्टर के पास जाना है। एक लास्ट में मैं एक सिम्टम बताऊंगी, लॉस ऑफ वेट। हम डाइटिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं वजन घटाने के लिए, लेकिन बिना कुछ किए अगर वजन घट रहा है तो हमें उसको ज़रूर सीरियसली लेना चाहिए, अपना चेकअप करा लेना चाहिए कि क्यों हमारा वज़न घट रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं, टाइमली पकड़ सकते हैं। डॉक्टर अंशिका इज़ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। उनकी स्पेशलिटी जो है वो हेड एंड नेक सर्जरी भी है, ब्रेस्ट सर्जरी भी है, सर्वाइकल सर्जरी भी है। तो ब्रेस्ट सर्जरी में एक बहुत बड़ा ये होता है कि विमेन का अपीयरेंस, तो उसको कैसे आप एड्रेस करते हैं आपकी सर्जरी के? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर एंड बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। सबको यही लगता है कि अगर एक बार कैंसर हो गया ब्रेस्ट में तो पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ेगा। काफ़ी पेशेंट जो है डर के मारे इस वजह से दिखाते भी नहीं हैं कि पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया तो वो सोशली थोड़ा-सा पेशेंट को दिक्कत होगी कि क्या कैसे कपड़े पहनेंगे, बॉडी इमेज चेंज हो जाएगी। कई लेडीज़ हमने देखा है डिप्रेशन में चली जाती हैं। आजकल इतनी एडवांस्ड टेक्निक्स, मशीन्स और तरीका है हमारे पास ऑपरेशन करने का कि हमें पूरा ब्रेस्ट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हम सर्जरी करते हैं उसको हम ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी बोलते हैं, जिसमें कैंसर सर्जन ही ट्रेंड होता है वापस प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए। प्लास्टिक सर्जरी के कुछ प्रिंसिपल्स हम यूज़ करते हैं, उससे हम जो है वाइड लोकल एक्सिशन करते हैं, मतलब जो ब्रेस्ट में गांठ है उसको 1 सेंटीमीटर की 3 डायमेंशनल मार्जिन से निकालते हैं और वापस उसको जो गैप रह जाता है उसकी ऑन्कोप्लास्टी सर्जरी करके वापस बना देते हैं। अब सर ये जो ऑन्कोप्लास्टी सर्जरी है ये अलग-अलग लेवल्स की होती है, लेवल 1, 2 एंड 3। तो इसमें जो लेवल 1 है वो बहुत बेसिक ऑन्कोप्लास्टिक प्रिंसिपल्स होते हैं और ज़्यादातर पेशेंट्स में उसी से हम रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेवल 2 ऑन्कोप्लास्टी में इनफैक्ट एक पेशेंट के बारे में भी मैं बाद में बताना चाहूँगी। तो उसमें अगर हमें ज़्यादा निकालना पड़ता है तो लेवल 2 मीन्स कहीं और से टिश्यू लेके बॉडी में एक फ्लैप लेके उसको वापस बनाया जाता है और लेवल 3 होता है फ्री फ्लैप और अदर रिकंस्ट्रक्टिव मेथड्स। तो ये हमारे पास इतना बड़ा आर्मामेंटेरियम है रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स का कि हमें अब पूरा स्तन निकालने की आवश्यकता नहीं है। इवन अगर थोड़ा सा एडवांस भी हो जाए तो हम उसको पहले कीमो देके थोड़ा छोटा कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं और फिर उसकी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अब कॉमन प्रोसीजर है। एवरीबॉडी, ऑल कैंसर सर्जन्स आर ट्रेन्ड इन दिस। पूरा ब्रेस्ट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप कह रहे थे कि आपके कोई पेशेंट का यस, ये था इशू, तो आप उस पेशेंट का जर्नी बता सकते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ? यस। सो दिस इश्यू कि पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़े, इमेजिन अ गर्ल, अ पेशेंट केम टू मी। ये जो लड़की है ये पीएचडी कर रही थी अपनी मैथ्स में, जम्मू में। तो उसको वहाँ पे ब्रेस्ट लम्प हुआ, शी मस्ट बी 25 और सो, और वहाँ पे एफएनएसी हुआ, उसमें पता चला कि मलिग्नेंसी लग रहा है। उसके जो ब्रदर, हर फैमिली इज़ फ्रॉम यूपी, तो वो जो है ड्राइव करके 12 घंटे ओवरनाइट ब्रदर जो है उनका जम्मू पहुँचा और वहाँ से लड़की को पिक किया और फिर ओवरनाइट ड्राइव करके वो सीधे हॉस्पिटल आए हमारे पास। उन ये कई साल पहले की बात बता रही हूँ मैं। और उन्होंने लड़की ने मुझे दिखाया, क्राइंग लाइक एनीथिंग, ब्रदर इज़ क्राइंग, भाभी इज़ क्राइंग, एवरीबॉडी इज़ क्राइंग एंड दे वर होपिंग शायद एफएनएसी गलत हो। तो हमने उनका चेक किया एंड डेफिनिटली बायोप्सी में ब्रेस्ट कैंसर आ गया। पेट सीटी किया, स्टेज पता चला कि 3rd स्टेज है, थोड़ा-सा बढ़ा हुआ है। मैंने उसको बहुत काउंसल किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स और मैंने उसको बताया कि आपका ब्रेस्ट निकालने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पहले आप कीमोथेरेपी कराइए। शी लिस्टेंड टू मी। उन्होंने पूरा कीमोथेरेपी कराया, उनके हेयर फॉल हो गए। है इवन ड्यूरिंग कीमोथेरेपी शी स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि मेरा ब्रेस्ट का गांठ कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। यस, मैडम ने जो बताया था कि शायद ब्रेस्ट नहीं निकालना पड़ेगा, मे बी दैट इज़ द थिंग। एंड आई कुड मेक आउट पहले दिन से, और जब तक उनकी कीमोथेरेपी फिनिश हुई, शी वाज़ हैप्पी।
इवन विद द कैंसर, विद द ट्रीटमेंट, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्रेस्ट बचने वाला था. शी इज एन अनमैरिड गर्ल, 25-year-old गर्ल, वेरी एजुकेटेड, डूइंग हर PhD. स्टिल शी वॉज अनहैप्पी कि मेरी ब्रेस्ट ना निकले, है ना. इसके बाद मैंने उनका ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी किया, लेवल 2 ऑन्कोप्लास्टी किया, पीछे से फ्लैप लेके ब्रेस्ट को वापस बनाया. अब इसके ट्रीटमेंट को कंप्लीट हुए 2-3 साल हो गए. एंड शी कम्स फॉर चेकअप, साल में एक बार पेट CT कराती है, 3-4 महीने में मुझे दिखाने आती हैं. हर बार उसका हेयर स्टाइल अलग होता है. शी हैज़ ग्रोन हर हेयर बैक और हर बार नया हेयर स्टाइल होता है. एंड शी इज़ वेरी हैप्पी. अभी तक उनका कैंसर ट्रीटेड है. तो यही मैं कहना चाहूँगी, जितना एफर्ट हम कर सकें कि हम अर्ली डायग्नोज करके उसको ब्रेस्ट को बचा सके, ऑर्गन को बचा सके, लाइफ को बचा सकें, वो सब बहुत हमें करना चाहिए. तो कैंसर ट्रीटमेंट आज की डेट में इतना एडवांस्ड हो चुका है कि कैंसर सर्वाइवर्स की जो Yes. संख्या होगी वो बढ़ती जाएगी, जी. ये आप कहना चाहें. जी, बिल्कुल, बिल्कुल. सो ट्रीटमेंट इज़ सो गुड, एडवांस्ड, इतना एडवांस ट्रीटमेंट है हमारे पास, इतना टारगेटेड थेरेपीज़ है हमारे पास कि हम पेशेंट के कैंसर को क्योर कर सकते हैं. कैंसर को अब हम एक प्रकार से क्रॉनिक डिज़ीज़ की तरह देखने लगे हैं, डेथ सेंटेंस की तरह बिल्कुल नहीं देखते हैं. तो जितना हम क्योर करते जाएँगे, सर्वाइव करेंगे. अब वो जो सर्वाइविंग पेशेंट है, उनकी भी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ है. तो दे शुड लिव अ हैप्पी लाइफ आफ्टर ट्रीटिंग कैंसर. तो इसलिए इन चीज़ों पे हमें बहुत एक मैं और एग्जांपल दूँ ओरल कैंसर का, हेड एंड नेक कैंसर. इसको हम ऑपरेशन करके निकालते हैं, फिर रेडिएशन देते हैं. अब ये पेशेंट बहुत अच्छी क्योरेबिलिटी के सर्कल में आते हैं, बिल्कुल क्योर हो जाते हैं, इवन स्टेज 4 में भी वो क्योर हो जाते हैं ओरल कैंसर वाले. लेकिन हम सर्जरी करते समय, रेडिएशन करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है? यस, पूरा ट्यूमर निकालना है, लेकिन हमें कॉस्मेटिक एंड फंक्शनल आउटकम, मुँह में चबा पाएँगे, नहीं चबा पाएँगे, खाने को निगल पाएँगे, नहीं निगल पाएँगे, शब्दों को बना पाएँगे या नहीं बना पाएँगे, हमने ऑपरेशन किया है, कहीं थूक तो नहीं टपकता रहेगा. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो सर्जरी और रेडिएशन के दौरान हम बहुत ध्यान देते हैं. सर्वाइवरशिप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारे सोशल मीडिया में थोड़े क्वेश्चंस आए हैं, जैसे और मैं आपसे पूछ लूँगा, आप आंसर दे सकते हैं. मे बी वी हैव कवर्ड इट बिफोर, लेकिन फिर भी एक बार उनके लिए भी क्लियर हो जाएगा. एक क्वेश्चन ये है कि कैंसर के सबसे अर्ली वार्निंग साइंस क्या होती हैं, जो लोग इग्नोर करते हैं? अर्ली वार्निंग साइंस जैसे मैंने बताया था, कोई भी गांठ, छाला या कहीं से भी ब्लीडिंग होना 2 हफ्ते से ऊपर चल रही है, कॉफ, बलगम आना 2 हफ्ते से ऊपर ठीक नहीं हो रहा है, पेट में अपच 2 हफ्ते से ऊपर ठीक नहीं हो रही है, पेट में हल्का हल्का दर्द बने रहना, अबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग, ये सब जो है अर्ली साइंस होते हैं कैंसर के. और सबसे इम्पॉर्टेंट है अनइंटेंशनल वेट लॉस. एक और चीज़ पूछ रहे हैं कि कैन कैंसर भी कंप्लीटली क्योर्ड या फिर वापस आता है हमेशा? ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ कैंसर और कैंसर की स्टेज पर. जो अर्ली स्टेजेस होती है कैंसर की, जैसे स्टेज 0, 1 या 2, इसमें जो है कंप्लीटली हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं. एडवांस स्टेज है जैसे स्टेज 3, उसमें कुछ केसेस में क्योर मुमकिन है, कुछ केसेस में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. अगर स्टेज 4 कैंसर होता है, तब क्योर करना थोड़ा मुश्किल होता है, कैंसर वापस भी आ जाता है और ट्रीटमेंट के दौरान हम क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं. कैंसर का कॉज क्या होता है? जेनेटिक्स होती है, लाइफस्टाइल होती है या एनवायरनमेंट होता है? तो अगर मोटे तौर से हम देखें, ये सारे कैंसर के कॉज हैं. जेनेटिक्स जो है हम उसकी बात करते हैं, तो इंडिया में सिर्फ 9% कैंसर जो हैं वो जेनेटिक की वजह से होते हैं. मतलब अगर हम 100 पेशेंट ले कैंसर के, तो सिर्फ 9 पेशेंट है जिनको जेनेटिक एक कारण हो सकता है. और कारण है लाइफस्टाइल, जैसे कि मोटापा ज़्यादा, एक्टिविटी कम करना, कुछ खाने की ऐसी चीज़ें होती है जिनसे कैंसर हो सकता है, और स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको से तो डेफिनिटली सभी को पता है. एक चौथा कारण है जो आप हमने मेंशन नहीं किया, वो है इन्फेक्शन. जैसे कि HPV वायरस से कैंसर हो सकता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से कैंसर हो सकता है. तो इनकी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, वो हमें ले लेनी चाहिए. एक और चीज़ है कि कीमोथेरेपी और कैंसर, व्हिच इज़ वर्स? क्योंकि सम पीपल से कि कीमोथेरेपी बिल्कुल. इज़ वर्स देन द कैंसर इटसेल्फ. पहले मैं बताती हूँ कीमोथेरेपी क्या होता है. कीमोथेरेपी एक इंजेक्शन है जो नीडल डाल के नस में दिया जाता है और IV फ्लूइड की तरह चलता है. वो बॉडी की ब्लड की स्ट्रीम में डायरेक्टली दिया जाता है. इसको कीमोथेरेपी कहते हैं. दूसरे प्रकार की कीमोथेरेपी टैबलेट के द्वारा भी दी जा सकती है. अब कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनसे पेशेंट डरते हैं. कीमोथेरेपी की दवाइयाँ बहुत प्रकार की हैं.
सबके साइड इफ़ेक्ट्स सेम नहीं हैं। पहले हमारे पास कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशंस लिमिटेड थी। आज की डेट में कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास प्रॉपर मेडिकेशंस हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। पेशेंट को थोड़ी बहुत थकान, थोड़ा बहुत नौज़िया इतना ही होता है और बाकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे नहीं हैं जिनको हम कंट्रोल ना कर सकें। तो कीमोथेरेपी इज़ डेफिनिटली नॉट वर्स देन कैंसर। कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी है और ज़रूर होना चाहिए। कैसे कोप कर सकते हैं कैंसर डायग्नोसिस के बाद, क्योंकि मेंटली बहुत इफेक्ट होते हैं पेशेंट, तो कैसे बिल्कुल। कोप कर सकते हैं? कोपिंग मैकेनिज़्म बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत लंबा प्रोसेस है ये। पहली बात तो भारत देश में हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो है फैमिली। अगर हमारे पास फैमिली सपोर्ट होगा, आपस में बात करेंगे और ट्रीटमेंट में एक-दूसरे को हेल्प करेंगे फैमिली मेंबर्स, तो कोपिंग बहुत अच्छी होती है। दूसरा, हमें सपोर्ट लेना चाहिए डॉक्टर और नर्सिंग टीम का। जो पैलिएटिव केयर टीम होती है, सपोर्टिव केयर टीम होती है, उनका भी हम हेल्प ले सकते हैं। तीसरा आजकल जो है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, जो कैंसर सर्वाइवर्स के ग्रुप्स हैं, वो एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वहाँ से भी हमें कोपिंग मैकेनिज़्म में हेल्प मिलती है। कैंसर पे एक रैपिड फायर हो जाए मैम। बिल्कुल, इग्नोर्ड साइंस ऑफ कैंसर, वेट लॉस। बिगेस्ट कॉजेज ऑफ कैंसर, आई थिंक लाइफ़स्टाइल लाइक टोबैको, डज स्ट्रेस कॉज कैंसर, इनडायरेक्टली, व्हाट आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कैंसर्स इन इंडिया, आई वुड से ब्रेस्ट कैंसर, इज फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट, डेफिनिटली इम्पोर्टेंट। बेस्ट लाइफस्टाइल चेंज, आई थिंक यू शुड एक्सरसाइज़ एंड ईट लेस कैलोरीज़। इज एवरी ट्यूमर कैंसरस, नो, व्हाट आर द की screening tests for breast cancer? आई थिंक मैमोग्राफी इज़ अ गुड टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग। Is there fatigue in all cancers? येस, आई वुड से दैट, Is tobacco related mostly to cancers? येस। Is breast examination crucial? सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन शुड बी डन बाय एवरी लेडी। And is exercise a good cause to reduce the cancer Yes, rate? exercise reduces the risk of cancer in everyone. And how do you improve screening of cancers? By improving awareness, tests are available, but we have to go and get ourselves screened. हमने जो अभी बात किया है, तो थोड़े चीज़ इसमें निकलते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है कैंसर ट्रीटमेंट के, कि कैंसर ट्रीटमेंट से कई साल पहले शुरू हो जाता है डायग्नोस्टिक, जो डायग्नोस्टिक स्क्रीनिंग प्रिवेंशन की तरफ जाता है। डायग्नोस्टिक एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैंसर में, शायद ही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कि क्योंकि उससे ही पता चलता है कि आगे ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। और ट्रीटमेंट कभी भी एक स्पेशलिस्ट के साथ नहीं होनी चाहिए, जी, ट्यूमर बोर्ड होनी चाहिए, ट्यूमर बोर्ड में डिसीजंस होने चाहिए एविडेंस बेस्ड। मतलब एविडेंस बेस्ड का मतलब ये हुआ कि पहले जो ट्रीटमेंट किए हैं और जो सक्सेसफुल हैं उसी को यहाँ पे अपनाया जाए। और उसके बाद में जब ट्रीटमेंट होता है कि जितना हम कंजर्व कर सकें उतना हम कंजर्व करके करें, और चांसेस ऑफ सर्वाइवरशिप आर इंक्रीजिंग। तो यही हमारी मैसेज हो सकती है। yes, thank you. So thank you very much, Thank you, sir. Pranchika, for giving this important message for cancer. And we hope that patients can make use of your जो आपने आज कहा है, and we can help more and more patients in the future. Thank you. Thank you so much.